में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? ध्यान दीजिएगा, प्रतिजैविक औषधि पूछ रहा है। ऑप्शन हमारे पास क्विनीन, सल्फा गुआनिडीन, क्लोरामेफेनिकॉल, एस्पिरिन। क्लियर है? तो इसमें जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ई बन रहा है। ठीक है, ऑप्शन ई क्या हुआ है? एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक वाला इसमें बन रहा है। अब समझिए कौन कौन इसमें प्रतिजैविक औषधि है। देखिए इसमें तो क्लोरोमेफेनिकॉल ये भी हो जाएगा, प्रतिजैविक औषधि है। इसके बाद अगर आप इसमें देखें तो और जो भी इस तरह के एंटीजैविक में सल्फोनामाइड, तो अगर आप और भी इसमें देखें तो इसमें कौन सा बन जाएगा? ये सल्फा गुआनिडीन। क्लियर है? तो इस तरह से इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? एक से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। टाइफाइड तथा कलरा विशिष्ट उदाहरण है। तो टाइफाइड और कलरा विशिष्ट उदाहरण है, इसमें क्या है? तो ये किस तरह से मतलब रोग फैलते हैं? देखिए संक्रामक रोगों के, वायुजन्य रोगों के, जलजन्य रोगों के, में से कोई नहीं। क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड इन बीपीएससी प्रीलिम्स 2015। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलजन्य रोग। ये जो देखिए टाइफाइड और कलरा है ना, बेसिकली ये जलजन्य रोगों को उदाहरण है। टाइफाइड रोग का कारण अगर आप देखें तो सल्मोनेला, ठीक है, सल्मोनेला टाइफी, तथा कालरा का कारण अगर आप देखें तो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है। और ये क्या होता है? बेसिकली पीने के पानी में अगर उचित उपचार न हो तो इससे इसको इस तरह चीज़ें फैलने लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्त द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो अगर देखें एफ्लाटॉक्सिन खाद्य द्वारा कौन सा अंग प्रभावित होगा? इसमें ऑप्शन हमारे पास हृदय, फेफड़ा, वृक्क और यकृत। तो यहाँ पे जो अंग प्रभावित होगा यकृत, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर आप देखें तो लीवर एक मुख्य पाचक ग्रंथि, क्या है? मुख्य पाचक ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड है, जो कि खाद्य विषाक्तता एफ्लाटॉक्सिन द्वारा प्रभावित हो जाती है। अगर ये एफ्लाटॉक्सिन होता क्या है? एक जहरीला पदार्थ है। जैसे कुछ कवक में अगर आप देखें स्पार्जिलस या पेनिसिलियम की कुछ मतलब इस तरह की प्रजातियाँ हैं जो उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देती हैं। क्या कर देती हैं? विषाक्त। तो इससे खतरा किसको रहता है? एफ्लाटॉक्सिन से यकृत को। याद रहेगा? नलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 44। मनुष्य के शरीर में किस अंग में लिम्फोसाइट्स का निर्माण होता है? लिम्फोसाइट्स का निर्माण ह्यूमन बॉडी के किस पार्ट में होता है? ठीक है, तो इस तरह का इसमें अगर आंसर हम देखें क्या है? यकृत है, अस्थिमज्जा, तिल्ली, अग्नाशय। क्लियर है? तो इसमें जो राइट आंसर हमें लग रहा बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि देखिए अस्थिमज्जा में भी और तिल्ली में, तिल्ली जिसको बोलते हैं प्लीहा, ठीक है, तो थाइमस ग्रंथि और अस्थिमज्जा इसमें भी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट होता क्या? बेसिकली एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी होती है। लिम्फोसाइट क्या है? एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी डब्ल्यूबीसी होती है, जो आप कहते हैं ना श्वेत रक्त कणिकाएँ। तो इन सब सारी चीज़ों को ये सुरक्षा तंत्र के सारे भागों के बीच में सामंजस्य स्थापित करती रहती है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन सही लगा था, इसलिए ऑप्शन ई क्या हो जाएगा? एक से अधिक। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, क्वेश्चन नंबर 45 ओंकोजिन संबंधित है। ओंकोजिन किससे संबंधित है? देखिए तपेदिक से, पीलिया से, या फिर कर्क रोग, या फिर आंत ज्वर से। बीपीएससी प्रीलिम्स 2015 का क्वेश्चन, ठीक है, 2 टाइम्स रिपीटेड। तो अगर आप देखें ओंकोजीन एक असामान्य जीन है। तो ये बेसिकली क्या होता है ना, कैंसर में, कैंसर के लिए कैंसर आप कह लें कैंसर, तो वही कर्क रोग। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर कर्क रोग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसकी सर्वप्रथम पहचान जो की गई थी ना, SRC के रूप में की गई थी। किसके रूप में की गई थी? SRC के रूप में। सर्वप्रथम कर्क रोग या कैंसर की पहचान किस रूप में की गई थी? SRC में। और ये कंपोनेंट किस में खोजा गया था? तो मुर्गियों में कैंसर में, ठीक है, कैंसर जिसे आप कह लीजिए इसको क्या कहते हैं? रॉस सरकोमा वायरस नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? रॉस सरकोमा वायरस। तो ये सब भी नाम याद करते चलिए। क्वेश्चन का बेसिकली राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। रक्त कैंसर ल्यूकीमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो कौन सा रेडियो समस्थानिक ऐसा है जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं रक्त में, रक्त कैंसर या फिर ल्यूकीमिया की रोकथाम के लिए? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आयोडीन 131, सोडियम 24, फास्फोरस 32, कोबाल्ट 60। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन ई। ऐसा क्यों? क्योंकि कोबाल्ट 60, ठीक है, कोबाल्ट 60 और फास्फोरस 32 ये दोनों जो बेसिकली हैं ये यूज होते हैं किसमें? एक प्रकार के मतलब कैंसर के इलाज के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ई। देख रहे हैं आप क्वेश्चन में ऑप्शन ई भी कई बार सही हो रहा है, इसलिए आपके पास सारे ऑप्शंस की इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है ताकि आपका ये क्वेश्चन गलत ना हो। यहाँ पे ऑप्शन क्या हो रहा है? एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 47 क्या तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है, उसके उपचार भी करता है?
इसमें तंबाकू आयनीकरण विधि, आयनीयन विधि, अल्कोहल, पराबैंगनी किरणें। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर कौन कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है। अगर आप देखें तो बेसिकली कि मतलब कैंसर उत्पन्न भी कर सकता है, उपचार भी कर सकता है। तो आई थिंक ये तो उसका ऑप्शन होगा राइट आंसर, ऑप्शन सी होगा। इसको समझिए कैसे, आयनीय विकिरण ये एक ऐसा कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उपचार में प्रयुक्त होता है। अब इसको सोचेंगे कैसे, समझ लीजिए कि जो ये इसका उपयोग है, अगर चिकित्सा में कैंसर कोशिकाओं को जो संकुचित गांठ होती है ना उसको नष्ट करने में आयनीकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस पर अगर इस तरह से हम देखें तो निम्न और मध्यम विकिरण का अगर एक्सपोजर करें तो कैंसर नहीं होता है। अगर इसको निम्न और मतलब एक लो लेवल पर अगर हम इसका यूज़ करें या फिर कुछ इस तरीके से कम समय तक यूज़ करें तो कैंसर नहीं होगा, लेकिन अगर लंबे समय तक इसका हम प्रयोग करें तो कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, आयनीयन विकिरण। और ये इसको इंपॉर्टेंट लगा लिए, छपने वाला प्रश्न है क्योंकि आई थिंक ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हम लोग देखें अगर सहज प्रणाली का अगर इसमें कार्य है प्रणाली का विकास स्वपोषी क्रिया, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन हैज़ बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन 53 to 55 बीपीएससी प्रीलिम्स 2011 एंड हियर इज द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, प्रणाली में स्वपोषी क्रिया। क्लियर है। सहज प्रणाली बेसिकली क्या, मुख्य तंत्रिका प्रणाली का एक भाग है। अगर आप इसमें देखें तो ये विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करती है और सहज प्रणाली के विकास को जो बेसिकली हम कहते हैं प्रणाली की स्वपोषिका प्रक्रिया, इसके विकास को क्या कहते हैं, प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया हम लोग कहते हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे एंड प्रैक्टिस तो हम लोग कर ही रहे हैं। चलिए एंड 48 हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 क्या है, मानव शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। वो सो सिंपल क्वेश्चन अगर आप देखें तो थैलेमस, सेरेबेलम, ऑप्शन में हमारे पास मेडुला, हाइपोथैलेमस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस ग्लैंड। क्या हो जाएगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, जो मानव शरीर का तापक्रम जो अगर आप देखते हैं कितना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो किसकी वजह से बनाता है, तो मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस भाग है वो इस प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, कौन नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड फ्रॉम माइंड। क्लियर है। तो चलिए क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, फिर आ गया शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है, तो फिर वही क्या है इसमें, हाइपोथैलेमस। नो डाउट अभी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, इसलिए क्वेश्चन में भी आप लगा लीजिएगा, छपने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 बार पूछ चुका है, 19 में पूछा था, इसके पहले कर देखे तो कब पूछा था, 18 में। देखिए क्वेश्चन ध्यान देंगे, एक ही साल में अल्टरनेट करके क्वेश्चन रिपीट कर दिया है। तो इस तरह क्वेश्चन को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये था हमारा आज का 50 इसमें हमने